क्लास को रिकॉर्ड में लगाते हैं। एंड वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और उस टॉपिक में आपको समस्या है दो, पहला इलास्ट्रेशन नंबर 4 एंड दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, आप आ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 को पहले देखने, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या समस्या है उसको जरा देखते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 2 की समस्या को देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जरा मैं क्वेश्चन को आपके सामने भी रख दूं सो दैट कि आप भी क्वेश्चन को देख पाए, ठीक ना। बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल को जरा ढूंढ रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 इसके बाद है क्या, जरा देखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल 5 यहाँ है, एग्जाम्पल 5 से पहले होगा एग्जाम्पल। अब मिल गया, हाँ जी, एग्जाम्पल 4 अब मिलने ही वाला है। देखिए यहाँ इलास्ट्रेशन 4 दिख गया। चलिए इलास्ट्रेशन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा सभी बच्चे को अच्छे से। सब पिक्चर ब्लर आ रहा है। पिक्चर ब्लर आ रहा है, ये बात किसने बोला? पिक्चर ब्लर आ रहा है? यस सर। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं कि आपको पिक्चर सही से दिखे। क्या देखिए तो अब सही दिख रहा है पिक्चर? नो सर। नो सर। क्या आपके पास बुक है? यस सर। यस सर। क्या आप बुक को निकाल सकते हैं? निकाले हुए हैं सर। अच्छा, निकाले हुए हैं। चलिए अब मेरे समझ से पिक्चर ठीक दिख रहा हो, चलो मैं भी तो देख लूं एक बार, ब्लर कैसे बोल रहे हैं आप लोग भाई। हाँ जी, ब्लर तो दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इंटरनेट का समस्या होगा। आप क्या कीजिए, वैसे आपका ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आप फिर भी क्या कीजिए कि अपना बुक भी ओपन कर लीजिए, ठीक ना, सो दैट कि अगर यहाँ पे पिक्चर ब्लर भी हो तो आपको अच्छे से अपने बुक में दिखाई दे, ठीक ना। हाँ सर, हमने बुक ओपन कर लिया है। क्या लिखा हुआ है? ऑन जनवरी 15 2017 को सचिन सचिन सोल्ड गुड्स ₹30,000 टू नारायण। सचिन ने नारायण को 30,000 रुपए का सामान सेल किया है, ठीक है। एंड ड्रू अपॉन द लेटर अ बिल फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 3 months, ठीक ना, पेबल आफ्टर 3 months। द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय नारायण
द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय सचिन, जैसे ही एक्सेप्ट करके नारायण से बिल सचिन के पास आ जाता है, सचिन ने उस बिल को क्या करवा लिया है, तो डिस्काउंट करवा लिया है। क्या करवा लिया है, डिस्काउंट करवा लिया है सर। नहीं, सचिन ने उस बिल को क्या करवा लिया सर, डिस्काउंट करवा लिया। सचिन ने उस बिल को क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया है। बरोबर, ओके यहां तक। डिस्काउंटेड बाय सचिन फ्रॉम हिज बैंक फॉर ₹29,250, यानी 30,000 के बिल के बदले में, 30,000 रुपए का ये बिल था, इसके बदले में बैंक ने उसे 29,250 रुपया दिया, और बाकी का डिफरेंस कितने का बचा, डिफरेंस कितने का बचा, तो सर 30,000 माइनस 29,250 कितना बचा जरा बताइएगा, 750 रुपया हमारा क्या हो गया, डिस्काउंटिंग चार्ज हो गया। बैंक ने 750 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्ज ले लिया और 31 जनवरी को इस बिल को क्या कर दिया, डिस्काउंट करवा करके इसको पेमेंट दे दिया। ठीक है, यहां तक फुल स्टॉप हो गया। अब बोलता है आगे, ऑन द मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड, मैच्योरिटी डेट को क्या हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया, यानी मैच्योरिटी डेट को नारायण को पेमेंट कर देना चाहिए था 30,000 रुपया बैंक को, नारायण ने पेमेंट नहीं किया और ये बिल हो गया डिसऑनर्ड। ओके, यहां तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब आगे देखिए क्या बोलता है, ही फर्दर एग्री टू पे, सुनिएगा जरा अच्छे से, ही मतलब कौन, ही का मतलब यहां कौन हुआ, बता सकते हैं कोई बच्चे, ही का मतलब यहां कौन हुआ, बायर, बायर। कौन है बायर, नारायण, नारायण। नारायण फर्दर एग्री टू पे ₹10,500 इन कैश, बोला कि हम 10,500 रुपया कैश में दे देंगे, इंक्लूडिंग 500 इंटरेस्ट, एंड एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 20,000, यानी 30,000 रुपए का बिल 1 था। बिल 1 कितने का था, 30,000 रुपए का। बिल 1 कितने का था, 30,000 रुपए का। ये बिल हो गया मैच्योरिटी डेट को, मैच्योरिटी डेट को ये क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ठीक ना, कहानी क्या है जरा देखिएगा, मैच्योरिटी डेट को ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, डिसऑनर हो गया। तो बोला कि कोई बात नहीं, हम तेरे को 10,500 रुपया कैश में दे देते हैं और 20,000 रुपए का तुम एक बिल नंबर 2 हम पे ड्रॉ कर दो, बिल नंबर 2 हम पे ड्रॉ कर दो। अब क्वेश्चन आता है कि सर उसके पास तो 30,000 रुपया ही बाकी था, तो 30,000 रुपया जब बाकी था और 10,500 जब कैश में दे दिया, तो फिर 20,000 का बिल हुआ, तो यानी ये 30,500 हो जा रहा है। ये 500 रुपया एक्स्ट्रा क्यों मिला है, तो 500 रुपया जो उसने डिसऑनर किया ना, उसके लिए उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसे, उसे, यानी नारायण को इंटरेस्ट पे करना पड़ गया 500 रुपए का। समझ में आया, तो ये इंटरेस्ट नारायण के लिए तो खर्चा हो जाएगा, लेकिन जो सेलर है सचिन, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये इनकम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि नारायण ने फॉल्ट किया था, नारायण ने मैच्योरिटी डेट पे इस बिल को ऑनर नहीं किया, डिसऑनर कर दिया। इस कारण से नारायण को 500 रुपया एज अ पेनाल्टी बोलिए, एज अ इंटरेस्ट बोलिए, या जो बोलिए, ठीक ना, 500 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ जाएगा सचिन को। तो ये 500 रुपीज नारायण के लिए तो खर्चा कहलाएगा, लेकिन सचिन के लिए इनकम कहलाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। यस सर, ठीक ना। वही चीज यहां लिखा हुआ है
कि नारायण एग्री होता है 10,500 रुपया कैश पे करने के लिए और एक दूसरा बिल एक्सेप्ट कर लेता है 20,000 का, ठीक ना। तो जो कैश में रिसीव्ड हो गया उसका एंट्री क्या आपको नहीं आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्या ये एंट्री आपको नहीं आएगा, बताइए। आएगा। बिल्कुल, इसी एंट्री को लगा देना है, ठीक ना। और दूसरा एक और बोलता है नया बिल एक्सेप्ट करेगा कितने का, तो 20,000 रुपए का एक न्यू बिल एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नारायण 20,000 रुपया हो जाएगा ना। समझ में आया, अभी हम बता भी रहे हैं एंट्री लगा करके, घबराना नहीं है। क्या ये हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, सो बताइए। फिर आगे क्या दिया हुआ है देखिएगा, बोलता है आगे नेक्स्ट, द न्यू बिल वॉज इंडोर्स्ड बाय द सचिन इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर कपिल। अब ये जो बिल नंबर 2 है उस बिल को वो इंडोर्स कर देता है किसको, कपिल को, फॉर सेटलिंग द डेप्ट ऑफ ₹20,800। ये क्वेश्चन को आप वीवीआई कर देना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई स्क्वायर लगा दीजिए। द न्यू बिल वॉज ड्यूली मीट बाय द नारायण ऑन मैच्योरिटी, नया बिल को नारायण मैच्योरिटी डेट पे ऑनर कर देता है, डिसऑनर नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सचिन एंड नारायण, इन द बुक ऑफ सचिन एंड नारायण, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन क्या है जरा मैं आपको फिर से एक बार रफ आइडिया देता हूं क्वेश्चन का मैं आपको रफ आइडिया देता हूं कि एक सचिन है और एक नारायण है, ठीक ना। सचिन ने नारायण को सेल किया है, कितने का, 30,000 रुपए का सेल किया। इसके बदले नारायण ने उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज BOE दे दिया, ठीक है, कितने का, 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। यानी एक इसके लिए जर्नल एंट्री हम लोग लगा लेंगे, दूसरा जर्नल एंट्री इसके लिए लगाएंगे। फिर सचिन ने क्या किया, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को 31 जनवरी को बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है। क्या करवा लेता है, डिस्काउंटेड विथ बैंक, है ना, कितना में, तो 29,250 रुपया में करवा लिया। अब ये बिल किसके पास पहुंच जाता है, बैंक के पास। बैंक इस बिल को अपने पास रखता है कितना, 2.5 महीने तक, 2.5 महीने तक। क्यों, क्योंकि ये बिल था कितने का, 3 महीने का, और ये बिल ड्रॉ हुआ था कब, 15 जनवरी को। आधे महीने के बाद यानी 0.5 मंथ के बाद, आधे महीने के बाद ये क्या हुआ, ये बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, तो 2.5 महीना बिल बच गया, 2.5 महीना पीरियड बच गया ना उसका। हाँ सर, 2.5 महीने के बाद जब बैंक पहुंचता है किसके यहां, जब 2.5 महीने के बाद बैंक पहुंचता है किसके यहां, तो नारायण के यहां, कि भैया इस बिल का पेमेंट कर दो। तो नारायण इसका पेमेंट करने से क्या कर देता है, मना कर देता है, और बिल हो जाता है डिसऑनर्ड। बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड। जैसे ही बिल डिसऑनर होता है, तो बोला जाता है नारायण को बोला जाता है कि बाबू तेरे को 500 रुपए का, 500 रुपीज का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नारायण 500 रुपए का इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर उस दिन 2 घटनाएं घटती है। पहला कि वो 10,500 रुपया कैश पेमेंट कर देता है, और दूसरा 20,000 रुपया के लिए एक नया बिल एक्सेप्ट कर लेता है। न्यू बिल क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर ये बिल लेकर के किसे दे देता है, ये बिल लेकर के दे देता है सचिन को नहीं। फिर सचिन क्या कर देता है, अगेन
इस बिल को वो क्या कर देता है, इंडोर्स कर देता है। इंडोर्स कर देता है किसको, तो उसका एक क्रेडिटर है, एक क्रेडिटर है जिसका नाम क्या है, कपिल। कपिल को, कपिल का सचिन के पास कितना पैसा बाकी रहता है, तो 20,800 रुपया, लेकिन उसके बदले में उसे 20,000 रुपये का बिल दे देता है, बिल्स रिसीवेबल, उसको बिल्स रिसीवेबल दे देता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। ठीक ना। अब इस बिल को मैच्योरिटी डेट पे ये बिल क्या हो जाता है, ऑनर हो जाता है। अब क्या हो जाता है, ऑनर हो जाता है। आपसे क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको भैया जर्नल एंट्री लगाना है सचिन के बुक में, दूसरा रिक्वायरमेंट है कि आपको जर्नल एंट्री लगाना है नारायण के बुक में। क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएगा अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप तो? क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएगा? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अब बन जाएगा। अब बन जाए, जरा देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक ना। यानी हम आपसे एक एक करके एंट्री पूछेंगे और आप हमें बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, बुक है आपके सामने ना। ऑन जनवरी 15, 2017 सचिन के बुक में क्या एंट्री लगेगा? 15 जनवरी 2017 को सचिन के बुक में क्या एंट्री लगेगा? नारायण टू सेल्स। नारायण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या सभी बच्चे अग्री हैं इससे? यस सर। यस सर। देखिए यहां पे लगा भी हुआ है नारायण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 कब? 15 जनवरी। ठीक है। चलिए, सेम ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री नारायण के बुक में क्या लगेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन। सचिन, वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट 30,000 15 जनवरी 2017 के डेट में। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? नो सर। नो सर, बहुत अच्छा। अब बोलता है कि उसी दिन एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया 3 महीने का और उसको नारायण ने एक्सेप्ट कर लिया। तो 15 जनवरी को एक और जर्नल एंट्री लगाना होगा सचिन के बुक में। क्या एंट्री लगेगा? बिल्स रिसीवर अकाउंट डेबिट टू नारायण। वेरी गुड। अगेन वही एंट्री लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, दूसरे पेज पे दिया होगा। ठीक ना, वही एंट्री होगा। और हम जरा इसको ऐसे बनाते हैं, यहां पे ऐसे करके बनाएं यहां पे कि ये सचिन का बुक है और ये नारायण का बुक। ठीक ना, ये सचिन का बुक है और ये नारायण का बुक है। हम 15 जनवरी को एंट्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नारायण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 30,000। ठीक है। फिर यहां पे 15 तारीख को ही नारायण के बुक में क्या एंट्री लगाएंगे? तो सर परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट। कितना? 30,000। ओके, यहां तक कंफ्यूजन नहीं है। फिर 15 तारीख को ही जब वो बिल्स एक्सेप्ट करेगा तो सचिन के बुक में क्या एंट्री हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट। कितना? 30,000। ठीक है। और सेम इसी डेट में क्या नारायण के बुक में भी एंट्री लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। क्या एंट्री हो जाएगा? सचिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और बच्चे भी जवाब दीजिए, ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे दे रहे हैं जवाब।
सचिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का? 30,000 रुपए का। बहुत अच्छा। चलिए अब हम आ गए कब? तो अब हम आ गए हैं 31 जनवरी को, यानी आधे महीने के बाद, हाफ मंथ के बाद हम कहां पे आ गए? 31 तारीख को। 31 जनवरी को जब बिल को डिस्काउंट करवाया गया, क्या एंट्री लगेगा सचिन के बुक में और नारायण के बुक में? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 29,000 कितने का है? 250। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 750 टू बिल्स रिसीवेबल कितना? 30,000। ओके। 31 तारीख को सचिन के बुक में क्या एंट्री लगेगा? सचिन बोलते हैं, नारायण के बुक में क्या एंट्री लगेगा? 31 तारीख कोई को एंट्री नहीं लगेगा। कोई एंट्री नहीं लगेगा। वेरी 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 गुड सर। एक बार बिल्स रिसीवेबल अगर सचिन को मिल गया, अब उस बिल्स रिसीवेबल का वो क्या करेगा 3 महीने तक? 3 महीने तक अब वो उस बिल्स रिसीवेबल का क्या करेगा? इससे नारायण को क्या मतलब है? उस बिल को वो अपने पास रखे, बैंक से डिस्काउंट करवा ले, किसी को इंडोर्स कर दे या सेंट फॉर कलेक्शन के लिए भेज दे, कुछ भी करे, नारायण को उससे क्या मतलब है? नारायण तो सिर्फ और सिर्फ कब का इंतजार करेगा? मैच्योरिटी डेट का, कि मैच्योरिटी डेट के दिन जो आदमी मेरे पास बिल का पैसा लेने आएगा, हम उसे उसका पेमेंट कर देंगे। दैट्स इट। यानी 31 तारीख को सचिन के बुक में तो एंट्री होगा, लेकिन नारायण के बुक में क्या बोलेगा? नो एंट्री। यानी ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए हम यहां पे ये लिखे हैं। समझ में आया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यस यस सर। अब आ जाते हैं बिल के मैच्योरिटी डेट पे। बिल के मैच्योरिटी डेट पे कब होगा? अप्रैल 19। ये मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन कैसे होता है आज लिखेंगे हम लोग। अप्रैल 19 को जैसे ही आएंगे और बैंक पहुंचेगा किसके यहां? बैंक पहुंचेगा नारायण के यहां पेमेंट लेने। नारायण पेमेंट देने से मना कर देगा। नारायण क्या करेगा? पेमेंट देने से मना कर देगा। उस दिन क्या एंट्री होगा? क्या नारायण सचिन के बुक में कोई एंट्री होगा या नहीं होगा? 19 अप्रैल को कोई एंट्री नहीं होगी। क्या होगा? बुक में कोई एंट्री नहीं। कोई एंट्री नहीं होगा। कोई एंट्री नहीं होगा ना? बताइए और बच्चे, कि जरा सोचिए कि सचिन ने वो बिल किसको दे दिया था? बैंक को। बैंक जब पहुंचा किसके यहां? नारायण के यहां। नारायण पेमेंट करने से मना कर दिया। नारायण पेमेंट करने से मना कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब नारायण पेमेंट करने से मना कर देगा, नारायण पेमेंट करने से मना कर देगा, तो बैंक को क्या मिला? बैंक को क्या मिला? कुछ नहीं। जीरो। कुछ नहीं मिल पाया बैंक कुछ को। नहीं। तो क्या बैंक सचिन को छोड़ देगा? सर तो ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तब तो ऐसे लोग बेवकूफ No, बनाते है कि नहीं? तो इस दिन कैसे आप बोल दिए कि कोई एंट्री नहीं होगा? इस दिन तो निश्चित तौर पे एंट्री होगा। और ये क्या एंट्री लगाएगा मालूम है? ये एंट्री लगाएगा अगेन नारायण अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेगा मालूम है? वो जो 500 रुपए का इंटरेस्ट होगा ना, वो भी चार्ज कर देगा इसी से। 30,500 टू बैंक। टू बैंक कितना? 30,000 रुपया, क्योंकि बैंक इससे 30,000 रुपया लेगा। और टू इंटरेस्ट, जो 500 रुपए का इंटरेस्ट हुआ
ये इसके लिए इनकम हो गया। टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना 500 रुपये। क्या ये एंट्री समझ में आया? हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। यस सर, गुड। फिर ये सेम अप्रैल 19 को क्या नारायण अपने बुक में कोई एंट्री करेगा? क्या नारायण अपने बुक में एंट्री करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या एंट्री करेगा? यस सर। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना 30,000 रुपया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना 500 रुपया, और टू सचिन अकाउंट कितना 30,500। ठीक है, दोनों आदमी अपने अपने बुक में ये एंट्री कर लेगा। फिर उसी दिन एक नया बिल फिर ड्रॉ होगा और कैश वगैरह इसको मिलेगा। ठीक है, उसी दिन यानी 19 अप्रैल को जब इसको कैश देगा तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट 10,500 टू नारायण अकाउंट 10,500। और ये क्या एंट्री लगाएगा 19 तारीख को? तो सचिन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,500। सेम डेट नया एक बिल भी ड्रॉ होगा। उस नए बिल के लिए क्या एंट्री होगा? आप इस दोनों एंट्री को अलग अलग भी लगा सकते हैं या कंबाइंड भी लगा सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट कितना 20,000 रुपए का एक दूसरा बिल ड्रॉ हुआ। और फिर 19 तारीख को ये भी अपने बुक में एंट्री कराएगा। क्या? तो सचिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना 20,000। दोनों अपने अपने बुक में एंट्री कर लेगा नए बिल का। क्या ये एंट्री समझ? इस दोनों एंट्री को अगर आप चाहें तो कंबाइंड भी लगा सकते हैं, सचिन के बुक में भी और किसके बुक में? नारायण के बुक में। या सेपरेट अलग अलग एंट्री भी लगा सकते हैं। दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसे कंबाइंड लगाना होता और में हम लगा करके बताते हैं आपको। अगर इस दोनों एंट्री को कंबाइंड लगाना होगा तो कैसे लगेगा? कैश यहां डेबिट हुआ, यहां भी डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट कितने से 10,500 से। बिल्स रिसीवेबल यहां डेबिट हुआ, यहां भी डेबिट कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने से 20,000 से। और नारायण यहां 10,500 से क्रिएट हुआ है और यहां 20,000 से क्रिएट हुआ है। दोनों को ऐड कर देंगे टू नारायण अकाउंट कितना 30,500। यहां भी इस केस में भी इस एंट्री को लगाया जा सकता था। कैसे? तो सचिन अकाउंट डेबिट कितना 10,500 से यहां डेबिट हुआ है, 20,000 से यहां डेबिट हुआ। टोटल हो गया कितना 30,500 टू कैश 10,500 और टू बिल्स पेबल 20,000। यानी आप चाहें तो ये दो एंट्री लगाएं या सिंगल एंट्री ये लगाएं, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों सही है। क्या ये एंट्रियां आपको समझ में आई? 19 अप्रैल वाला एंट्री बताइएगा प्लीज। हेलो। यस सर। यस। यस सर। अब बोलता है आगे, द न्यू बिल वॉज इंडोर्स बाय सचिन इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर कपिल फॉर सेटलिंग डेप्ट ऑफ ₹20,800। अब इसका ये नया वाला जो बिल आया बिल्स रिसीवेबल, इसको कहां दे दिया? कपिल को दे दिया। ये भी डेट नहीं दिया हुआ तो 19/4 को ही दे दिया होगा। एंट्री क्या लगाएगा?
कपिल अकाउंट डेबिट कितने का? तो सर कपिल को डेबिट करेगा 20,800 से, क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हुआ है। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने का बिल है? तो सर बिल तो 20,000 का है, बाकी 800 रुपया क्या हो गया? तो सर 800 रुपया डिस्काउंट में चला गया, या इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, डिस्काउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट कितना? 800। क्या 19/4 को इस काम के लिए ये अपने बुक में एंट्री लगाएगा नारायण? नारायण अपने बुक में एंट्री लगाएगा अगर बिल को इंडोर्स किया जाएगा कपिल के फेवर में? तो नो नो सर। सर। नो सर, यानी यहाँ पे नो एंट्री। आपको लिखना नहीं है, बस हम आपको समझने के लिए लिख दिए हैं, नो एंट्री। अब आ जाइए, इसका जब क्या होगा? मैच्योरिटी होगा। जिस दिन मैच्योरिटी होगा, कब होगा मैच्योरिटी? तो सर 19 अप्रैल से 2 महीना, 19 अप्रैल से 2 महीना कब हो जाएगा? जून। 19 अप्रैल से 2 महीना कब हो जाएगा? जून हो जाएगा। जून को क्या हो जाएगा? इस बिल का पेमेंट करना है, नहीं तो 22 जून को, क्या 22 जून को जब इस बिल का पेमेंट होगा, तब क्या उस दिन सचिन अपने बुक में कोई एंट्री लगाएगा या नहीं लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि सर सचिन को तो उसका पेमेंट मिल चुका है, तो सचिन अपने बुक में क्या करेगा? नो एंट्री है। क्या ये भी अपने बुक में एंट्री नहीं लगाएगा नारायण? लगाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 20,000। बस बन गया सवाल। यही तो था, यही तो सवाल था। क्या ये समझ में आया सभी बच्चे को? क्या ये सॉल्यूशन सभी बच्चे को समझ में आया? इन द बुक ऑफ सचिन और इन द बुक ऑफ नारायण, प्लीज Yes, बताइएगा। sir. दिव्यवर्धन, समीर, यस सर। गुड, सभी बच्चे को बहुत अच्छा। यानी एग्जाम्पल नंबर 3 हमने कंप्लीट करा, सॉरी 4। अब एक समस्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या समस्या है खुशी? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या समस्या है? क्वेश्चन नंबर 2 किसी से बना है? सर इसमें प्रोमिसरी नोट बना है। क्वेश्चन नंबर 2 किसी बच्चे से बना है? या नहीं बना है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। आखिर क्या ऐसा चीज है जो खुशी को परेशान कर दिया, खुशी को खुश नहीं रहने दिया? नहीं, जो खुशी को खुश नहीं रहने दिया वो कौन सा ऐसा चीज है? जी सर, जरूर देखिए। अब आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट काफी अच्छे में, मैंने बड़ा कर दिया साइज को, इसके फॉन्ट साइज को। चलिए जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर बच्चे जो बना सकते हैं बताइए एक बार देख करके, इसमें क्या समस्या क्या है खुशी बताइएगा प्लीज। पहले समस्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या समस्या है बताइए। खुशी कुमारी, सर प्रोमिसरी नोट ड्रॉ। प्रोमिसरी नोट समस्या है।
प्रोमिसरी नोट तो मैंने बताया था ना कि प्रोमिसरी नोट हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, ये भी तो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल की तरह ही होता है ना। प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई अंतर नहीं है, इससे कंफ्यूज हो गया। बताइए सिर्फ यही समस्या है या दूसरा समस्या है? सर यही समस्या है। सर ये इसका कोई सेकेंड समस्या ही एंट्री नहीं क्या है। लगेगा? प्रोमिसरी नोट ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, गंगाधर ही शक्तिमान है। समझ में आया? जर्नल एंट्री में कोई समस्या नहीं है, दोनों का जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम होता है, 110% सेम होता है। अंतर सिर्फ यह है कि दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। कॉन्सेप्ट किस चीज में? तो दोनों का डेफिनेशन अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है, बट जर्नल एंट्री तो दोनों का सेम है, ठीक ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चाहे प्रोमिसरी नोट हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, दोनों का जर्नल एंट्री सेम है। इस केस में भी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है, उस केस में भी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है, कोई अंतर नहीं है, 1% का भी अंतर नहीं है, समझे? यस सर। जरा देखिए क्वेश्चन में क्या है। ऑन जनवरी 1st 2016 शंकर परचेज गुड्स फ्रॉम पार्वती फॉर ₹8,000 and immediately draw a promissory note in favor of Parvati payable after 3 months. On the date of maturity promissory note the government of India। हाँ, अब इसमें क्या कीजिए, एंट्री आपको लगाना है। क्या बोलता है? रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्वती एंड शंकर। सीधा शंकर परचेज किया है तो क्या एंट्री लगा देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्वती 8,000। पार्वती के बुक में क्या हो जाएगा? शंकर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000। प्रोमिसरी नोट ड्रॉ हुआ तो शंकर के बुक में क्या हो जाएगा? पार्वती अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। पार्वती के बुक में क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शंकर अकाउंट। बस खत्म, ये 2 एंट्री लग जाएगा इसमें। क्या ये समझ में आया? यस सर। On the date of maturity of the promissory note, the government of India declare holiday under the Negotiable Instrument Act 1981। ये सब देख कर घबराना नहीं है, ठीक ना। ये क्या सब है? Since the Parvati was unaware about the promissory provision of the law regarding the date of maturity of bill, she handed over the bill to her lawyer, who duly presented the bill and received the payment। The amount of bill was handed over by the lawyer to the Parvati, immediately record the necessary journal entry। सिंपल एंट्री लगाना है, नहीं, सिंपली उस दिन को बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया, एंट्री लगा देना है, ठीक है। ये सब क्या किया? आपको गोल गोल घुमाया गया है क्वेश्चन में, कहीं पे घूमने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसके अलावा और कोई समस्या? इसके अलावा और कोई समस्या है तो बताइए, किसी भी बच्चे को प्लीज, बिकॉज अभी आगे हमें नहीं सर, अभी नहीं है, जब होगा तो पूछ लेंगे। जब होगा तो पूछे। चलिए, ये हमारा है 4th के बाद 5th नंबर क्लास बीओई का, और डेट है हमारा आज 3 फरवरी 2022, ठीक ना। और इस क्लास में हमें आज क्या पढ़ना है जरा देख। इस क्लास में हमने बताया था कि हमें 3 टॉपिक और पढ़ने हैं। पिछले क्लास में हमने क्या लिखा था कि सर जी हमें इस अगले क्लास में 3 टॉपिक और पढ़ना है। एक कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट, दूसरा रिटायरमेंट और रिन्यूअल ऑफ बिल, और तीसरा एकोमोडेशन ऑफ बिल। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसे जब पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं क्या हमें पढ़ना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए।
अपने कॉपी कलम को निकाल लें। चलिए लिखिएगा, एक हेडिंग डालिए, एक हेडिंग डालिएगा आप लोग प्लीज। हेडिंग एक डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल्स। कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल्स। नीचे में लिखिएगा मैच्योरिटी डेट इज इक्वल टू ड्यू डेट प्लस 3 days of grace, 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 plus 3 days of grace, plus 3 days of grace। मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या हो गया? ड्यू डेट प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। अभी सब आपको बताएंगे, ठीक ना, घबराना नहीं है। फिर नीचे लिखिएगा डाउन एरो दे करके टू कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट को अब एमडी हम लिखना स्टार्ट कर दें शॉर्ट में। मैच्योरिटी डेट को एमडी लिखना स्टार्ट कर दें। बोलिए आप लोग। टू कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल्स, first of all we have to calculate the due date of bills। यानी मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? ड्यू डेट, बिल का ड्यू डेट। चूंकि आप यहां पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला है, मैच्योरिटी डेट इज इक्वल टू ड्यू डेट प्लस 3 डेज। यानी ड्यू डेट में अगर आप 3 दिन ऐड कर देंगे, तो वही डेट क्या बन जाएगा? वही डेट बन जाएगा मैच्योरिटी डेट। तो भैया चले थे मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने, अब एक समस्या आ गया कि ड्यू डेट क्या होगा। नहीं, कोई हमें बता दे कि किसी बिल का ड्यू डेट
1 जनवरी है तो हम इसका मैच्योरिटी डेट इसमें 3 दिन ऐड करके कैलकुलेट कर देंगे कि इसका मैच्योरिटी डेट 4 जनवरी होगा, है कि नहीं। लेकिन ये 1 जनवरी कैसे आएगा ये हमें कैलकुलेट करना पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना पहले सीखना पड़ेगा। वही चीज हमने यहां पे लिखा कि साहब कि to calculate maturity date of bill first of all we have to calculate the due date of bill। हमें बिल का ड्यू डेट कैलकुलेट करना होगा। अब आगे लिखेंगे, फिर बोलता है डाउन एरो देकर के फिर लिखेंगे फॉर ड्यू डेट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर ड्यू डेट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिल्स कैन बी ऑफ टू टाइप। बोलता है कि ड्यू डेट कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर आप ड्यू डेट कैलकुलेट करने जाते हो बिल का, तो आपको पहले यह जानना होगा कि यह बिल किस तरह का है। नहीं, ये बिल बोलता है कि 2 तरह का हो सकता है। ये बिल 2 तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? तो आगे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, आगे इसको 2 पार्ट में करके लिखेंगे और लिखेंगे when a bills is drawn आफ्टर साइट को इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना है और इसको हाईलाइट भी कर देना। यानी अगर ये आफ्टर साइट बिल होगा, कैसे जानेंगे आफ्टर साइट? तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहेगा ये बिल आफ्टर साइट है, ठीक ना। क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहेगा ये बिल आफ्टर साइट है। ठीक ना। और नहीं लिखा रहेगा तो क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊं, लेकिन अभी मैं जो आपको लिखा रहा हूं उसको लिखते चले। दूसरा क्या लिखा हुआ है? when a bill is drawn after date। सर कहां दोनों में कुछ अंतर है? बहुत अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। ये आफ्टर डेट लिखा हुआ है और ये आफ्टर साइट है। आफ्टर डेट और आफ्टर साइट में बहुत अंतर है। ये साधारण चीज नहीं है, दोनों में बहुत अंतर अभी दिखेगा आपको कि आफ्टर डेट और आफ्टर साइट अगर बिल पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा अभी आपको मालूम, अभी तुरंत बताएंगे, ठीक ना। चलिए आगे लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे कि द टर्म ऑफ बिल्स begins to run from the date of citing। That is when
the bills when the bills is accepted। बहुत बड़ा चीज है, एक्सेप्टेड को अंडरलाइन कर लीजिए। when the bills is accepted, और इस केस में बोलता है, इस केस में बोलता है the term of bills begins to run from the date of date of drawing the bills। यहां पे ड्राइंग को अंडरलाइन कर लीजिए, यानी जिस दिन, दोनों में क्या अंतर है बता रहे हैं कि यहां पे फॉर एग्जाम्पल bills drawn on 1st January 2021 and accepted on 3 January 2021। अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है कि एक बिल ड्रॉ हुआ है 1 जनवरी 2021 को, लेकिन एक्सेप्ट उसको किया गया कब, 3 जनवरी को, यानी 2 दिन बाद। तो इस केस में काउंटिंग ऑफ ड्यू डेट स्टार्ट फ्रॉम 3 जनवरी 2021। और इस केस में कब से स्टार्ट होगा, काउंटिंग ऑफ ड्यू डेट स्टार्ट फ्रॉम कब से, तो जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है, यानी 1 जनवरी 2021। क्या अब आपको ये बातें समझ में आई? क्या लिखा हुआ है कि अगर बिल आफ्टर साइट है, अगर आफ्टर साइट ड्रॉ किया गया है, तो उस केस में काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा, तो जिस दिन बिल एक्सेप्ट कर लिया गया है, वहां से स्टार्ट होगा इस केस में। नहीं, लेकिन अगर बिल आफ्टर डेट है, उस केस में काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा, तो उस केस में काउंटिंग जिस दिन ड्रॉ किया गया है यहां से स्टार्ट होगा। क्या अब ये बात आपको क्लियर हुआ या नहीं? यानी मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने से पहले हमें बिल पे देखना पड़ेगा क्वेश्चन में काफी अच्छे तरीके से कि बिल आफ्टर साइट है या आफ्टर डेट है। आफ्टर साइट है तो एक्सेप्टेंस के दिन से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, और आफ्टर डेट है तो ड्राइंग के डेट से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। क्या ये बात आप याद रख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? जरा जल्दी बताइएगा, आगे बढ़ें प्लीज, फास्ट। हेलो, यस सर, प्लीज रिप्लाई देते चलिए। अब बोलता है आगे क्या बोलता है, एक नोट लिखना है, when
nothing is given, या when क्वेश्चन इज साइलेंट लिखिए, when क्वेश्चन साइलेंट, तो बोलता है assume it is bills after date, that is from the date of drawing। यानी जब क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा होगा, तब आप क्या मानेंगे, तब आप मान लेंगे कि ये बिल क्या है, आफ्टर डेट ही है। और चूंकि आपको मालूम है कि आफ्टर डेट में काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग, आप जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है वहां से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? प्लीज आप लोग रिप्लाई देते चलिए, यस या नो। अब आगे सभी को अंडरलाइन करके आगे लिखेंगे, सभी को एक साथ अंडरलाइन करके आगे लिखेंगे। When due date is calculated, when due date is calculated, then add 3 days of grace period to calculate maturity date। यानी जब आप ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेंगे, तब क्या करेंगे, ऐड करेंगे उसमें 3 डेज, 3 दिन ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड। सर क्यों ऐड करेंगे? तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये प्रोविजन है, एक कानून दिया हुआ है। जो कानून है ना कि भैया आपको सड़क पे बाएं तरफ से चलना है, ये भी एक कानून है, एक रूल है, एक लॉ है। उसी हिसाब से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी एक लॉ है, एक कानून है कि आपको ड्यू डेट जिस दिन बिल का होगा उस दिन से लेकर के 3 दिन उसमें और ऐड कर दीजिए। वहां तक अगर कोई आदमी अगर आपको पेमेंट कर दिया तो उसे डिसऑनर नहीं माना जाएगा, यानी 3 दिन ग्रेस पीरियड देने का प्रोविजन। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आपके यहां मेरा पैसा बाकी है, आपने बोला कि सर आपका पैसा हम दे देंगे कितने तारीख को, आज जैसे 3 तारीख है, आपने बोला कि सर मैं आपका पैसा 5 फरवरी को दे दूंगा। अगर आपने 5 को नहीं दिया तो गवर्नमेंट बोलता है कि 3 दिन उसमें और ग्रेस ऐड कर दो, यानी 6, 7, 8 तारीख तक अगर वो आदमी पैसा नहीं देता है तो आप उस पर सूट फाइल कर सकते हैं। इसी कारण से 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना अनिवार्य होता है अगर बिल आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट है तो, ठीक ना। तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा है when due date is calculated then add 3 days of grace period to calculate maturity date। ठीक है। अब बोलता है आगे एक और बात, now if calculated maturity date is, अगर कैलकुलेटेड मैच्योरिटी डेट आपका पब्लिक हॉलीडे आ जाता है,
अगर कैलकुलेटेड मैच्योरिटी डेट आपका पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, पब्लिक हॉलीडेज, आपको मालूम है पब्लिक हॉलीडे किसे कहते हैं? आपको मालूम है पब्लिक हॉलीडे किसे कहते हैं? No, sir. फॉर एग्जाम्पल 26 जनवरी मालूम है गणतंत्र दिवस था। 15 अगस्त मालूम है ना गणतंत्र दिवस, ये होता है स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, है ना। फिर आपका हो गया 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ईटीसी। ऐसे कुछ कुछ पब्लिक हॉलीडे हैं जिस दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपको हॉलीडे दिया जाता है, यानी छुट्टी रहता है, भारत सरकार का ये छुट्टी होता है। समझ में आया? तो अगर आपका पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, आपको क्वेश्चन में या तो ये डेट याद रखना होगा 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर ये सब, या आपके क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा कि जिस दिन मैच्योरिटी डेट है उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, तो उस केस में पेमेंट कब होगा? मान लीजिए आपने हमें बोला था कि सर हम आपका पेमेंट कर देंगे 5 तारीख को, 5 फरवरी को। उसमें 3 दिन हमने ग्रेस पीरियड ऐड कर दिया, 3 डेज ग्रेस पीरियड हमने ऐड कर दिया, ग्रेस पीरियड। अब ये डेट कब आ गया? 8 फरवरी आ गया ना। अब अगर 8 फरवरी को पब्लिक हॉलीडे है तो इसका पेमेंट आप कब करेंगे? क्योंकि 8 तारीख को तो सब कुछ बंद रहेगा, तो इसका पेमेंट कब करेंगे? क्या 9 तारीख को करेंगे या 7 तारीख को एक दिन पहले ही कर देंगे? समझ में आया? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस केस में अगर मैच्योरिटी डेट अगर जिस दिन हुआ कैलकुलेट हो करके उस दिन अगर पब्लिक हॉलीडे है, यानी भारत सरकार के द्वारा उस दिन बंदी रहता है अगर, तो उस केस में पेमेंट एक दिन के बाद होगा, यानी 9 तारीख को, या एक दिन पहले ही आ जाएगा, यानी 7 तारीख को। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक दिन बाद या एक दिन पहले? बताइए, सुनिएगा जरा एक मिनट। हेलो, सभी बच्चे ऑनलाइन है ना, कनेक्टेड? Yes, sir. चलिए हम फिर से बताते हैं। किसी बिल का या किसी ड्यूज का, सीधा बिल छोड़ दीजिए, ड्यूज समझिए। किसी ड्यूज का पेमेंट आपको 5 फरवरी को करना था। कब करना था? 5 फरवरी को। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, एक कानून लगा, बोला कि नहीं 5 फरवरी को अगर पेमेंट करना है तो इसमें आपको भैया 3 दिन का ग्रेस पीरियड देना पड़ेगा, यानी ऐड कर दो इसमें क्या, 3 डेज। और इसका पेमेंट 8 तारीख को अगर नहीं आता है तब तुम इस पे सूट फाइल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सूट फाइल कर सकते हो। अब 8 तारीख जब हुआ तो 8 तारीख को क्या था? पब्लिक हॉलीडे था। तो इस केस में तो सब कुछ क्या रहता है, ऑफिस वगैरह बंद रहता है, बैंक बंद रहता है, तो पेमेंट कैसे होगा जब बैंक बंद रहेगा? तो इस केस में क्या इसका पेमेंट एक दिन पहले ही, यानी 7 फरवरी को हो जाना चाहिए, या एक दिन के बाद 9 फरवरी को होना चाहिए? कौन बच्चा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? यानी 7 तारीख यानी एक दिन पहले, या 9 तारीख एक दिन बाद? सर एक दिन बाद। एक दिन बाद। तब तो जिस आदमी को पेमेंट लेना है ये पेमेंट मिलेगा 9 तारीख को, यानी पेमेंट मिलना था इसे 5 तारीख को, लेकिन ये पेमेंट मिला 4 दिन के बाद। फिर ये आदमी तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा ना, एक दिन के बाद इसको पेमेंट मिला। क्योंकि नियमतः तो इसे 5 तारीख को ही पेमेंट मिल जाना चाहिए, नियमतः तो इसे 5 तारीख को ही पेमेंट मिल जाना चाहिए। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन लगा रखा है कि भैया आपको 3 डेज ग्रेस पीरियड देना पड़ेगा, तो 3 डे ही ना, ये तो अब 4 डेज हो गया ना, एक दिन तो और ज्यादा ही हो गया। तो आपके हिसाब से 9 तारीख कैसे आप बोल सकते हैं? लॉ बोलता है कि नहीं, इस केस में 1 डे बिफोर पेमेंट हो जाना चाहिए, यानी 7 तारीख को ही पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? लिखेंगे, इस केस में बोलता है,
इस केस में बोलता है 1 डे बिफोर। मैच्योरिटी डेट शुड बी 1 डे बिफोर। लिख लीजिए आप, क्या होना चाहिए? 1 डे, एक दिन पहले हो जाना चाहिए, यानी 7 तारीख को ही इसमें हो जाए। ठीक है, लेकिन यहीं पे दूसरा चीज आ रहा है। इसमें बोलता है कि अगर इस दिन इमरजेंसी हॉलीडे है, इमरजेंसी हॉलीडे है। इमरजेंसी हॉलीडे का मतलब समझते हैं? हॉलीडे, फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक, भारत बंद है, फ्लड, बहुत बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, इमरजेंसी हॉलीडे यानी अचानक कोविड आ गया, कोरोना आ गया, नहीं, और अचानक से सब कुछ बंद करना पड़ गया। इस केस में क्या होगा? इस केस में एक दिन पहले होगा या एक दिन बाद होगा? एक दिन बाद। बिल्कुल, चूंकि अचानक से घटना घटा है, किसी को कुछ नहीं मालूम था, तो बोलता है 1 डे आफ्टर, 1 डे आफ्टर, एक दिन के बाद। क्या ये बात आप लोग याद रख पाएंगे? ये भी आपसे पूछा जाएगा, हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करो, लेकिन जिस दिन मैच्योरिटी डेट था उस दिन क्या हो गया? पब्लिक हॉलीडे हो गया। बताओ मैच्योरिटी डेट क्या होगा? जैसे आपसे पूछागा कि एक बिल है जिसका मैच्योरिटी डेट कब है? 26 जनवरी है। एक बिल है जिसका मैच्योरिटी डेट कब था? 26 जनवरी था। बताइए उसका फाइनल मैच्योरिटी डेट क्या होगा? बताइए उसका फाइनल मैच्योरिटी डेट क्या होगा? यहां लिख लीजिएगा फाइनल मैच्योरिटी डेट क्या होगा, बताइए। हेलो, नींद में आ गए क्या आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं कि अगर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिसका कैलकुलेट करके मैच्योरिटी डेट 26 जनवरी आ गया है, तो उस केस में फाइनल मैच्योरिटी डेट उसका क्या होगा? 26 जनवरी को आपको मालूम है ये पब्लिक हॉलीडे है, सो मालूम है कि नहीं? हेलो, पब्लिक हॉलीडे है, आप लोग बोलिए प्लीज, मैसेज मैं आपका नहीं देख पा रहा हूं। 26 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे है कि नहीं? यस सर है। यस सर। तो उस केस में फाइनल मैच्योरिटी डेट क्या होगा? 27 तारीख होगा या 25 तारीख होगा? 25। 25 तारीख होगा, क्योंकि हमने लिखा है ना 1 डे बिफोर, यहाँ पे एक दिन पहले, है ना। चलिए, अब अगर मान लीजिए ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट होकर क्या आ रहा है? 10 फरवरी, और 10 फरवरी को भारत बंद था। 10 फरवरी को भारत बंद था, स्ट्राइक था, और उस दिन बैंक वगैरह सब बंद हो गया किसी कारण से, यानी इमरजेंसी हॉलीडे हो गया। उस दिन का क्या होगा? ड्यू डेट क्या होगा? 10 फरवरी के बदले में 11 फरवरी होगा या 9 फरवरी होगा? 11। 11 11 फरवरी। हो जाएगा, ठीक ना। तो यही यहाँ का कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक नोट लिखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको लिखिएगा और आपसे क्वेश्चन ये कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लिखेंगे एक नोट, नोट लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इट शुड बी नोटेड दैट it should be noted that due
डेट will always calculated in the same format, in the same format in which the period of bills is given in the question, that is in months और इन डेज। समझ में आया क्या लिखा हुआ है? बोलता है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि एक बिल ड्रॉ हुआ है 2 महीने के लिए, यानी वहां पे पीरियड क्या चीज में दिया हुआ है? मंथ में। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक बिल ड्रॉ हुआ है 60 दिन के लिए, 60 डेज के लिए, वहां पे पीरियड क्या चीज में दिया हुआ है? डे में दिया हुआ है। तो वही चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट हमने आपको लिख करके बताया है कि आपको बिल्स का पीरियड जिस चीज में दिया रहेगा, यानी डे में दिया रहेगा तो कैलकुलेशन डे में करेंगे, दिन में करेंगे, और मंथ में दिया रहेगा तो कैलकुलेशन मंथ में करेंगे, महीना में करेंगे। अपने मन से दिमाग नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक बिल ड्रॉ हुआ है 1 जनवरी को फॉर 1 मंथ, तो दिमाग लगाएंगे, अच्छा 1 महीना का मतलब होता है 30 तारीख या 31 तारीख या 29 तारीख या 28 तारीख। ये 4 डेट हो सकता है कि नहीं? 1 महीना इजकल टू ये 4 डे हो सकते हैं कि नहीं? यस या नो बताइए आप लोग प्लीज। किसी महीना में 30 तारीख होता है, किसी महीना में 31 होता है, किसी महीना में 28 होता है और किसी में 29 होता है। फरवरी के केस में नहीं, हर 4 साल को 29 दिन हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि अगर पीरियड मंथ में दिया हुआ है तो उसे डे में कन्वर्ट करने की गलती नहीं करेंगे, उसे मंथ में ही कैलकुलेट करेंगे। और अगर पीरियड अगर दिया हुआ है यहां पे 30 डेज दिए हुआ है, तो इसे ऐसा नहीं कि 1 महीना मान लेंगे अपने मन से, यानी ये वाला दैट इज ये वर्क नहीं करेंगे कि मंथ में दिया हुआ है तो डे में कैलकुलेट कर लेंगे, डे में दिए हुआ है तो मंथ में कैलकुलेट करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। समझ में आया? वही चीज में लिखा हुआ है। आगे मैंने इसको लिख दिया है कि कैसे कैलकुलेशन होगा। अब लिखेंगे यहां पे दैट इज, आपको मालूम है डेट का फॉर्मेट क्या होता है? डी एम, मालूम है कि नहीं? वाई, ये चीज मालूम है आपको? ये डेट का फॉर्मेट है। जैसे डी का मतलब हो गया, मान लीजिए 1 जनवरी, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? कोई बच्चा बताइए। खुशी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? खुशी 8 अक्टूबर 2004। 8 अक्टूबर 2004। 2004। नहीं, तो इसको ऐसे ना लिख करके सही तरीका से कैसे लिखा जाएगा? तो 08102004, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ डेट। ये बात मालूम है कि नहीं? है कि नहीं? इस तरीके से करेक्ट फॉर्मेट ये होता है। ऐसा नहीं कि आप लिख देंगे 8 अक्टूबर 2004, ये गलत है। यानी सही फॉर्मेट क्या होता है? डी एम वाई वाई। ओके, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। अब इस केस में अब आते हैं, यहां पे फिर से लिखते देते हैं डी। कैलकुलेशन कैसे होगा वो दिखाते हैं, वाई।
ठीक है, DDMMYY। इस केस में कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बोलता है कि यहां पे प्लस कर देंगे डेज, हम यहां पे दिन में प्लस कर देंगे। अगर इफ बोलता है इफ पीरियड ऑफ बिल्स गिवन इन डेज, अगर पीरियड दिन में दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज में दिए हुआ है, तो हम यहां पे DD वाले में ऐड कर देंगे। अगर पीरियड मंथ में दिए हुआ है तो हम यहां पे ऐड कर देंगे मंथ। बोलता है कि इफ पीरियड ऑफ बिल्स गिवन इन मंथ, नहीं, अगर पीरियड मंथ में दिया हुआ है तो, ठीक है, अगर मंथ में दिया हुआ तो अभी हम आपसे पूछेंगे, अभी आपसे वर्किंग करवाएंगे और आप सब कैलकुलेट करेंगे। अब इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट बात लिखना है आपको, इस मंथ वाले के नीचे बोलता है कि इफ द मंथ in which period terminates has no corresponding day, the period shall be deemed to expire on the last date of such month. For example, if a bills signed on January 31st for 3 months, then the due date will be 30th अप्रैल। ठीक ना, क्या बोलता है कि अगर कोई बिल 31 जनवरी को क्या हुआ, साइन हुआ, कब साइन हुआ, 31 जनवरी को, कितने दिन के लिए, 3 महीना। तो फरवरी मार्च अप्रैल, देखिए सुनिएगा जरा, अगर कोई बिल 31 जनवरी को ड्रॉ हुआ 3 महीने के लिए, तो इसका लास्ट डेट कब होना चाहिए, इसमें 3 ऐड करेंगे, इसमें चूंकि मंथ है तो 3 इसमें ऐड करेंगे, तो लास्ट डेट कब आ जाएगा सर, लास्ट डेट आ जाएगा 31/4, चूंकि 3 में 1 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4। लेकिन आपको मालूम है कि अप्रैल में मैक्सिमम कितना दिन होता है, अप्रैल कितने दिन का होता है महीना, बट आप लोग बोलते क्यों नहीं है, एज वी नो दैट अप्रैल में कितना महीना होता है, कितना दिन का होता है अप्रैल,
30 30 days। तो इस केस में क्या 31 तारीख से बढ़ के क्या वो 1 मई हो जाएगा या 30 अप्रैल इसका ड्यू डेट माना जाएगा? तो बोलता है कि ये 1 मई नहीं होगा, 30 अप्रैल माना जाएगा। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आप जरा पढ़ेंगे। इफ द मंथ इन विच पीरियड टर्मिनेट, यानी पीरियड समाप्त होगा, 3 महीना समाप्त होगा, यानी अप्रैल महीना, हैज नो कॉरस्पॉन्डिंग डे, यानी 31 तारीख अगर नहीं है, द पीरियड शैल बी डीम्ड टू बी, माना जाएगा, एक्सपायर्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ सच मंथ। समझ में आया? अब समझ में आया? ठीक ना? चलिए, ये कैलकुलेशन था। अब एक और नोट लिखेंगे और उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे। एक और नोट मेरे साथ लिखिए। नोट बोलता है इन केस द बिल्स इज एट साइट, अगर बिल क्या है, एट साइट है। एट साइट का मतलब समझते हैं? हम ऊपर में पढ़ रहे थे आफ्टर साइट या आफ्टर डेट। यहां पे क्या बोल रहा है ये? एट साइट। एट साइट का मतलब होता है इट मीन्स क्या बोला कि इफ इन केस द बिल इज एट साइट, बोलता है कि इट मीन्स the payment of bill it means the payment of bills will be made on presentment of bills। ठीक ना? it is also known as डिमांड बिल। ठीक ना? फिर लिखिएगा हेंस इन केस ऑफ बिल्स एट साइट 3 days of grace period will not be added। यानी अगर बिल एट साइट है तो 3 दिन का बिल एट साइट है तो 3 days का ग्रेस पीरियड ऐड नहीं किया जाएगा। जैसे ही बिल लेकर के पहुंचेगा उसको पेमेंट करना होगा। इसीलिए इसको डिमांड बिल भी कहा जाता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक ना? ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ये नोट आप लिख लीजिए। बस समाप्त हो गया। अब आपको हम कैलकुलेशन करने का बताते हैं, कैसे कैलकुलेट होता है। पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से। क्या सभी बच्चे इसको लिख लिए हैं? सभी बच्चों ने इसको लिख लिया है? यस सर। यस। अब हम लोग कुछ कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन बनाने का। जैसे अभी आपके क्वेश्चन में बिल के बारे में जिक्र था। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पे आएंगे। प्लीज अपने अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 निकालिए।
एग्जाम्पल नंबर 4 में जो बिल्स 1 था, पहला बिल था, उसमें क्या लिखा हुआ है? 15 जनवरी 2017 को ये बिल क्या हुआ है? ड्रॉ हुआ है। यानी 15 जनवरी 2017 को ये बिल लिखा गया है फॉर द पीरियड ऑफ कितने दिन के लिए? फॉर द पीरियड ऑफ कितने दिन के लिए? 3 मंथ के लिए। तो इसका ड्यू डेट क्या होगा? सॉरी, इसका मैच्योरिटी डेट क्या होगा? आपसे क्वेश्चन है कि इसका मैच्योरिटी डेट क्या होगा? मैच्योरिटी डेट इक्वल टू व्हाट? कौन बच्चा बता सकता है? मैच्योरिटी डेट इसका क्या होगा, बताइए। हम इसका बताते हैं कि सर मैच्योरिटी डेट इक्वल टू ड्यू डेट प्लस 3 डेज होता है ना। अब ये इसका ड्यू डेट कैसे निकलेगा? तो सर हाँ जी, क्या है? तो सर इसका 15 जनवरी को ड्रॉ किया गया है 2017 में। पीरियड बताइए, इसमें पीरियड मंथ में दिया हुआ है या पीरियड डेज में दिया हुआ है? जल्दी से बताइए। पीरियड ऑफ बिल मंथ में है या डे में है? मंथ। पीरियड मंथ में है, तो कहां पे ऐड करें? डे वाले में ऐड करें यहां पे, या मंथ वाले में ऐड करें यहां पे? मंथ वाले में। मंथ वाले में ऐड कर देंगे। कितना? तो 3 मंथ का पीरियड दिया है, 3 मंथ। ठीक है, ऐड कर दिए पीरियड, ये डेट हो गया प्लस पीरियड ऑफ बिल हो गया। अब ये जो निकलेगा हमारा, ये क्या आएगा? ये ड्यू डेट आएगा। ड्यू डेट कितना आ जाएगा? तो 2017, ये तो है ही, ये 3 महीना 1 + 3 = कितना हो जाएगा? 4, और ये 15 अप्रैल हो गया। हो गया ना? 15 अप्रैल हो गया। यहां तक समझ में आया? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें क्या करेंगे? फिर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? तो 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड। ये कहां पे ऐड करेंगे? डे वाले में करेंगे या मंथ में करेंगे? यानी ये जो ग्रेस ऐड करेंगे, दिन हमको ऐड करना है, डेज ऐड करना है, इसे यहां पे ऐड करें या यहां पे ऐड करें? डेज वाले में। डेज में करेंगे, +3 कर देंगे। ठीक है, तो 18 कितना आ अप्रैल। गया? कितना आ जाएगा? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल। ठीक ना? आफ्टर 3 डेज, नहीं 3 दिन के बाद, तो 18 अप्रैल होगा या 19 अप्रैल हो जाए? आफ्टर 3 डेज, 3 डेज को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा? आफ्टर 3 डेज क्या आएगा? 18 अप्रैल या 19 अप्रैल? बताइए प्लीज। सर 15 डेज से आफ्टर 3 डेज ऐड करेंगे तो 18 ही होगा ना। 18 अप्रैल आ जाएगा, बिल्कुल सही। 18 अप्रैल 2017। ये क्या कहलाएगा? इसका कहलाएगा मैच्योरिटी डेट। क्या कहलाएगा? मैच्योरिटी डेट। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल।
क्या अब आप किसी भी बिल्स का मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? यस सर, कर सकते हैं। ठीक ना? तो अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन जो बनाना है उस क्वेश्चन में मैच्योरिटी डेट अपने मन से कैलकुलेट करके अच्छे से उसे लिखना है। ठीक है, मैच्योरिटी डेट उसमें कैलकुलेट करके अपने मन से लिखना है। अब बताइए, एक क्वेश्चन मैं इसमें पूछ लूं और आपसे एक क्वेश्चन पूछे आपसे कि अगर 18 अप्रैल 2017 को हॉलीडे होता, अगर पब्लिक हॉलीडे होता तो इसका डेट क्या होता, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे होता तो इसका डेट क्या होता? कौन बच्चा बता सकता है? सब पब्लिक हॉलीडे होता तो 17 होता। 17 अप्रैल होता, और इमरजेंसी होता तो 19 होता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आप लोग मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना सीख गए। ठीक ना? ओके, चलिए ठीक है। अब शाम के 7 बज गए हैं, क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। आपका होमवर्क जो रहा वो ऑल क्वेश्चन एंड इलास्ट्रेशन एग्जाम्पल एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, तो क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल रिलेटेड टू रिन्यूअल और रिटायरमेंट ऑफ बिल्स एंड एकोमोडेशन बिल। ठीक ना? यानी सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको होमवर्क दिया गया है। सिर्फ वो क्वेश्चन छोड़ करके जो क्वेश्चन रिन्यूअल एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल से रिलेटेड है या एकोमोडेशन ऑफ बिल से रिलेटेड है, उन सभी क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी आपका सारा होमवर्क है। एंड नाउ यू आर एबल टू सॉल्व योर ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट दिस टॉपिक, नहीं एक्सेप्ट द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, क्या आप लोग अपना होमवर्क बना लेंगे अच्छे से? और इस टॉपिक के बाद हमारा अगेन 2 टॉपिक सही में बच गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, फिर से रिन्यूअल एंड रिटायरमेंट और एकोमोडेशन बिल। ये 2 टॉपिक बच गया और हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी जाने से पहले हमें एक चीज बताइएगा कि अब आपका कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है क्लास 11th लेवल पे। क्लास 11th में आपका कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, क्योंकि अगर ये समाप्त हो जाएगा 12th हम लोग स्टार्ट कर लेंगे तुरंत। एग्जाम आपका कब होगा 11th में, स्कूल वाला एग्जाम? कोई डेट वगैरह आया है क्या? बताइएगा प्लीज, कोई डेट वगैरह आया है क्या 11th के एग्जाम का? पता नहीं सर। पता नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं, आएगा देख लेंगे। उससे पहले हम लोग को लेकिन अपना सिलेबस कंप्लीट रखना है। जरा आप लोग प्लीज एक काम कीजिए, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, कि अपना बुक ओपन करिए एनसीईआरटी का, और जरा हमें बताइए कि इसमें कौन सा टॉपिक आपका बच गया है, कौन सा टॉपिक हमारा बच गया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो पढ़ चुके हैं ना? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हमें तो लगता है कि अब सारा टॉपिक इसका कंप्लीट हो गया। बीआरएस भी पढ़ चुके हैं, सब्सिडियरी बुक पढ़ चुके हैं, जर्नल लेजर ये सब तो पढ़ ही चुके हैं। जरा आप लोग देखिए तो कोई ऐसा टॉपिक है जो बचा हुआ है प्लीज। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, जरा देख करके तो बताइए, क्योंकि जरा मैं क्लास को रिकॉर्डिंग से हटा देता हूं पहले।